मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर थोड़ा नया, थोड़ा अलग, थोड़ा खास हो रहा। क्यों? आज हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि जैक बोर्ड के द्वारा दिया गया है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग वो सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था, कुछ मेरे खास बच्चे लोग हैं उन लोग का। ठीक है, तो उसमें 52 क्वेश्चंस मॉडल पेपर में दिया गया। हम लोग वो क्वेश्चन को एक करके सॉल्व करते जाएंगे और जानेंगे उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप सीबीएसई से है तो आप देख तो सकते ही हैं, क्योंकि देखिए जैसा एनसीईआरटी बुक से आपसे पूछा जा रहा है वही एनसीईआरटी मेन बेसिक उसके लिए भी है कि हाँ आप वहां भी एनसीईआरटी से पूछेगा, आप पे भी एनसीईआरटी से ही पूछेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा पेपर के बारे में जान लेते हैं। पेपर में 4 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहला एमसीक्यू टाइप जो कि 1 से 30 तक क्वेश्चन, टोटल इसमें 52 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो टोटल 52 में 1 से 30 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि 1-1 मार्क्स वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 31 से 38 तक आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करना रहेगा। जैसे आप देख रहे नंबर बढ़ता जाएगा तो उसका सॉल्व होने का लेंथ भी बढ़ता जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 39 से लेकर 46 तक 3 मार्क्स वाला, और 47 से 52 तक आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि हम लोग एक पार्ट करके सॉल्व कर लेंगे। इसका एक लेक्चर अलग आ जाएगा, इसका आपको अलग लेक्चर मिल जाएगा, सेकेंड लेक्चर में ये मिलेगा आपको, और ये आपको थर्ड लेक्चर में मिल जाएगा, और ये आपको फोर्थ लेक्चर में। यहाँ पे आपका ये 4 चीज मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू के साथ। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, फैक्टराइजेशन करने बोला जा रहा है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड चीज क्या है? अगर आपको 40 दिया हुआ तो आप इसको ऐसे ब्रेक करते हैं ना, बहुत लोग इसको एलसीएम बोलता है, लेकिन वो नहीं बोला। जैसे 2 बार में किए 20 आया, 2 बार में करते हैं 10 आया, 2 बार में किए 5 आया, तो इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना, या इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन और ये गुणनखंड वही चीज है। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? तो यहाँ पे हमको गुणनखंड किसका करना है? 156 का फैक्टराइजेशन करना है। तो कर दीजिए कहीं पे 156 रखें 2 के टेबल में। 2 के टेबल में लगाइएगा, कितना बार में आ जाएगा? 7 फिर यहाँ पे 8 16 8 बार में, फिर 2 बार में लगाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 39 में, फिर 2 बार में तो नहीं लगेगा, 3 बार में 13। तो क्या मिल गया हमको फैक्टराइजेशन करने पर 156 का 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, चेक कर लीजिए, जो होगा वही सही होगा। 2 2 3 330, ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला जाता है कि 6/5 का दशमलव प्रसार कैसा है, या फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब समझिए सर, यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट सुनिए, ये आपको जानने मिलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा तो वो बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा नहीं कि बस ये करिए, इसके थ्रू जो भी बेसिक नॉलेज है वो सारा आप गेन कीजिए, वो जरूरी है। ठीक है, तो समझिए कुछ बात पहले। डेसिमल जो है ना, डेसिमल नंबर यानी दशमलव वाला नंबर, वो मेनली 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन सा? एक को बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग, और एक रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों में अंतर समझिए क्या क्या है। जब हम बोल रहे टर्मिनेटिंग मतलब कौन सा? शांत। ठीक है, तो हम हिंदी इंग्लिश ज्यादा नहीं लिख रहे, करेक्ट कीजिएगा। टर्मिनेटिंग यानी शांत। एक हो सकता है डेसिमल कैसा? शांत, और एक हो सकता है अशांत। शांत होने का मतलब क्या? वो शांत हो गया, नाम उसका शांत है। जैसे क्या वो ऐसा रहेगा 6.25, ये शांत है, मतलब वो खत्म अगर हो गया ना तो शांत हो गया। जो शांत नहीं होता वो ऐसा है 1.33333, ऐसे जाते जा रहा, वो क्या शांत नहीं है, वो कुछ आ रहा। ठीक है, इसके बाद फिर अगर मान लीजिए 0.12123 12142 ऐसा कुछ भी अगर आ रहा अलबल भी, तो वो भी क्या है? अशांत है। मतलब जो खत्म हो गया वो शांत है, जो खत्म नहीं हुआ वो अशांत है। क्लियर बात? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आया? अब टर्मिनेटिंग का तो कोई टाइप नहीं, क्योंकि वो खत्म हो गया, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका 2 टाइप हो जाता है। यहाँ से 2 टाइप कौन कौन सा हम यहाँ पर बताते रहे। इसका 2 टाइप होगा। एक टाइप वो होता है जो कि खत्म तो नहीं हो रहा, देखिए ये दोनों खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक में क्या है कि एक सेम चीज रिपीट हो रहा, सेम पैटर्न, जैसे 1.33333, ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा। और एक में क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा था, कुछ भी आ रहा, जैसे यहाँ 1 2 फिर 1 2 3 1 4 2, ऐसा कुछ भी आ रहा अलग अलग। तो वो क्या हो गया? 2 टाइप होगा। एक में सेम चीज आ रहा होगा, एक में सेम चीज नहीं आ रहा होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। एक ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग को
स्पेलिंग क्या है भैया, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को बहुत जगह रिपीटिंग भी लिखा जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा, वही ठीक है। अशांत आवर्ती, अशांत है खत्म नहीं हुआ लेकिन वो क्या हो रहा, आवर्त हो रहा, बार बार एक सेम चीज आ रहा है। तो इसमें जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 0.33333 ऐसा, या फिर 0.212121 ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जरूरी कि एक ही नंबर रिपीट हो 333, दो दो नंबर भी, पांच पांच नंबर भी रिपीट हो, जैसे 123 123 123 123, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, सही है। अब एक और क्या, जो क्या बोला जा रहा है अशांत अनावर्ती, कि खत्म भी नहीं हो रहा और क्या हो रहा है रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ना खत्म होगा ना रिपीट होगा, देखिए इसमें ना खत्म हो रहा था ना रिपीट हो रहा था, तो वो इसमें आ जाएगा, इसको बोलेंगे क्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल आप बहुत सारे चीज ले सकते हैं, जैसे 0.12 122 122, अब यहाँ पे ये मत बोलिए सर ये भी तो रिपीट हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा सर, यहाँ पे 1 2 आया फिर यहाँ 1 2 आया, मतलब 1 2 आया यहाँ पे 1 2 2 आया, 2 2 2 आ गया, फिर यहाँ 1 2 2 2 आ गया, 3 2 2 आ गया, तो रिपीट क्या हो रहा, बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस 1 1 आने से वो रिपीट होगा, पैटर्न रिपीट होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ भी 1 2, फिर यहाँ भी 1 2 होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी बोलेंगे इसको अशांत अनावर्ती, ठीक है, क्लियर है। अब हमसे पूछा किसके बारे में कि 6/15 जो है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, समझिए ये तो इतना काम है आप समझ गए। एक तो इसको हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, दूसरा आसान तरीका बता रहे हैं हम, वो एक फॉर्मूला है आपका चैप्टर 1 में रहता है 1.4 एक्सरसाइज का ये पार्ट है, कि अगर कोई सा भी नंबर जो है ना, मान लीजिए कि ऐसा दे दिया 5/12, कोई सा भी नंबर का जो ये डिनोमिनेटर रहेगा नीचे वाला जो नंबर होता है हर, अगर वो ऐसा फॉर्म में रहे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इसका मतलब क्या कि 2 और 5 के फॉर्म में रहना चाहिए कि 2 का भी पावर कुछ है और 5 का भी पावर कुछ है, अगर ये इस फॉर्म में है मतलब वो क्या होगा, वो शांत होगा, ठीक है। कहाँ ये अगर है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बात समझ में आया। अगर वो इस फॉर्म में तो वो शांत होगा, अगर वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, वो अशांत हो जाएगा, क्लियर। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो अशांत हो जाएगा। और तो सर आप तो हमको शांत और अशांत बताया कि अगर शांत रहेगा वो कब, अगर इस फॉर्म में है तो शांत, इस फॉर्म में नहीं है तो अशांत, क्लियर है। लेकिन सर अशांत में भी तो दो टाइप है, अशांत में कौन सा आएगा, क्योंकि अशांत में कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, मतलब अशांत आवर्ती, अशांत है लेकिन आवर्त है, सेम रिपीट होगा, तो कौन सा ये या ये रहेगा, तो ये हमेशा रहेगा, ठीक है, अशांत आवर्ती रहेगा, ये नहीं हो सकता, समझिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते, वो ऐसे बट्टा में जैसे दिया ना 6/15, वो ऐसे लिख ही नहीं सकते, वो कौन हो जाएगा, जो रूट वाला नंबर होगा, √2 √3 √5 वगैरह वगैरह, ये सब आपका आ जाएगा अशांत अनावर्ती में, क्लियर है बात। तो जब हम 6/15 को देख रहे हैं तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख दीजिए, अच्छा मान लीजिए 6 को भी हम ब्रेक किए, क्या लिख दिए 2 × 3 और 15 को लिख दिया हम 5 × 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया, बचा गया 2/5। अब हम लोग इसको 2/5 आ गया, अब बोलेंगे कि क्या ये इस फॉर्म में है, देखने से तो नहीं लग रहा, 5 का पावर तो कुछ नहीं तो n बोल दिए 1, 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि समझिए ऐसे 2/, नीचे में 2 नहीं है ना, हम अपने मन से लिखेंगे 2 का पावर 0 और 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ऊपर का 2 का 2 रख दिए, यहाँ पे 2 था 2 रख दिए, 5 का पावर 1 का 5 का पावर 1, और हम अपने मन से 2 का पावर 0 रख दिए। याद रखिए एक बात क्या, कि एनी नंबर का पावर अगर 0 होगा ना, किसी भी नंबर है कुछ भी उसका पावर अगर 0 है तो वो 1 आता है। तो वैसे ही हम लोग क्या किए, 2 का पावर जब 0 किए तो वो किसके बराबर आ गया 1, तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही चीज आता, तो ये उस फाइनली उस फॉर्म में आ गया, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है सर, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए ग्राफ आकृति में दिया हुआ है, ग्राफ ये दिया हुआ है, शून्यकों की संख्या बताइए, शून्य का संख्या बताना, वही चीज बोला इंग्लिश में कि सर जो ये पॉलिनोमियल का ये ग्राफ दिया हुआ है, किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ दिया है, इसमें जीरोस बताना हमको, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब क्या हो जाता है, ये बहुपद, तो ये बहुपद का हम क्या बताना है, जीरोस बताना है, नंबर ऑफ जीरोस की कितने हैं, और जीरोस का मतलब होता है शून्य, ठीक है। तो इसमें जीरोस कितना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आता है और आता ही रहता है, हमेशा आता है। देखिए
कोई सा भी ये ग्राफ दिया हो रहेगा ना, इसमें जितने पॉइंट पे कट गया 1 2 3, अगर 3 पॉइंट पे कट गया तो इसका 3 जीरोस, बस बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं उलझना है। तो देखिए यहाँ 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3, ये 4 पॉइंट पे कट गया तो इसका कितना जीरोस होगा 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया सर द्विघात बहुपद, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। द्विघात बहुपद देखिए इंपॉर्टेंट वाला कोई चीज नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैक बोर्ड का ये मॉडल क्वेश्चन है। इसमें से 50 में से हम लिख के दे रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे कम आएगा तो 10 से प्लस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा सर, बस डिजिट इधर से उधर हो जाएगी, एकदम रहेगा। जैक बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन द्विघात बहुपद, ये एक बहुपद दिया होता क्या, x² - 7x + 12 पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर है आपका कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। योग निम्न में से कौन है, ठीक है, इनमें से कौन है योग, मतलब इंग्लिश में अगर समझ ले शून्य पॉलिनोमियल क्या हो गया बहुपद, तो बहुपद जो ये दिया हुआ था पॉलिनोमियल, इसका आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, इसका जीरोस। जीरोस क्या होता था, इसमें हम लोग x का जो वैल्यू निकालते थे उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे पता है, अल्फा और बीटा से। तो हमको उसका क्या निकालना, सम निकालना, अल्फा और बीटा का जीरोस का सम। फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा होता था c/a। अब a b c क्या है सर, सुनिए, इसके आगे जो चीज है उसको a बोलेंगे, मतलब x² के आगे कुछ नहीं तो मतलब जो भी रहेगा उसको a बोलेंगे, x के आगे वाले को b बोलते हैं यहां से यहां, और ये हो जाता है c, ठीक है, ये a ये b और ये c। आइए सम निकालने बोला है, -b/a, माइनस b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 और a का वैल्यू x² के आगे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस प्लस 7 आंसर हो गया, ठीक है, चेक कर लीजिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हम इतना ज्यादा चीज इसलिए लिखे हैं ताकि इस टाइप का बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटने वाला, ठीक है, एक एक चीज समझ लीजिए। पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला कि दो रैखिक समीकरण जो था, रैखिक समीकरण का युग्म जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका युग्म दिया होता है a1x + b1y प्लस इस जैसा होता है, मतलब कि a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा था a2x + b2y + c2 = 0। दो ऐसा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसका पेयर। अब बोला क्या कि इसमें बताना है का कोई हल नहीं होगा, इसमें का कोई हल नहीं होगा, करने का मतलब क्या होता है कि जैसे जब भी ये इक्वेशन बनता है ना, जब भी इस टाइप का इक्वेशन बनता है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही होगा या एक भी नहीं होगा या अनंत सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो पता कैसे चलता है, वही हम यहाँ पे डिस्क्राइब किया, अच्छे से लिख दिए। हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक हल, यूनिक मतलब होता है एक अलग, तो एक ही हल निकलेगा कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ रहता 2x + 3y + 5 = 0 और यहाँ पे रहता कि 3x + 5y + 4 = 0। अब देखिए अब इसमें a1 ये है और a2 ये है, ठीक है, तो मतलब 2/3 निकाले और यहाँ से 3/5 मतलब b1 ये और b2 ये, तो 3/5, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, तो वही चीज, तो जब ये इक्वल नहीं है मतलब इसका कैसा सॉल्यूशन निकला होगा पता है, एक सॉल्यूशन निकला होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट में से कट कर रहा होगा, क्लियर बात। तो हमको क्वेश्चन में क्या बताना था कि उसका एक भी हल नहीं होगा, वो कौन सा है, तो एक भी हल, नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होगा, उसका क्या रहता था कि a1/a2 = b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ढूंढिए कौन सा है, ये वाला क्या, हाँ a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन फिर ये तीसरा भी हम समझा दें कि अगर मेनी सॉल्यूशन हो, मेनी इनफाइनाइट मतलब कोई ऐसा जिसका अनंत सॉल्यूशन हो, उसी को लिख दिए अनंत हल है अगर किसी का, तो उसका क्या हो जाता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर आप लोग इसमें भी देखिए कि ये वाला जो दिया हुआ ये किसका सॉल्यूशन है, ये अनंत हल का, ठीक है, और फिर ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों इसमें आ जाएगा यूनिक में, मतलब देखिए थर्ड वाले से हमको मतलब ही नहीं, अगर पहला ही वाला इक्वल नहीं हुआ ना, जैसे पहला ही वाला अगर अनइक्वल हो गया तो वो इसमें आ गया, तो इन दोनों का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही हल निकलेगा, क्लियर। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा। हम इतना डिटेल इसलिए बात करें कि अब अभी आप सिर्फ इसी के बारे में नहीं सीखें, अभी आपको अगर क्वेश्चन ऐसा भी दे दे या ऐसा भी दे दे, अब आप वो भी बना लेंगे, इस पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन देगा बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया सर समीकरण ये और ये दोनों समीकरण दिया होता है, लिख दे पहले,
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 पहला, और दूसरा था 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, ये 9 इधर ही है, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दे दिया गया। अब बोला क्या के द्वारा निरूपित रेखाएं, इसके द्वारा जो ये जो ग्राफ बन रहा होगा इसका वो कैसा होगा। इंग्लिश में अगर बोल दे यहाँ पूछ रहा भैया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। अब सुनिए, जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है। जैसे ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन ही देगा, एक ऐसा लाइन देगा। ठीक है, अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ये देगा, एक स्ट्रेट लाइन ये देगा, तो दोनों पॉसिबली कैसे हो सकता है। देखिए, तीन तरीका ही है पॉसिबल, तीन तरीका ही है पॉसिबल वो लाइन का रहने का। सोचिए आप भी कैसे, या तो एक ऐसे रहा और दूसरा ऐसे रहा। ये दोनों लाइन क्या है ना, आपस में बढ़ता रहता है, क्योंकि ये लाइन है, लाइन दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो ये जैसे इधर बढ़ा और ये आगे बढ़ा, तो एक पॉइंट पे कट कर देगा। ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। तो जब ये एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाता है, ये वाला इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेद कर रहा। ठीक है, पहला तरह ये होता है, हो सकता है तरीका। अब वो हल्का सा भी बेंड रहेगा ना, तो आगे जाके तो वो कट कर देगा। समझिए बात, अगर ये जैसे इतना बेंड हल्का सा भी रहता तो वो आगे जाके तो बेंड कट करेगा ही। एक तो ये, दूसरा क्या हो सकता है, पैरेलल, ये बराबर डिस्टेंस पे वो बस चलता चला जाए, वो कुछ ऐसा। ठीक है, ट्रेन का पटरी जैसा, तो वो पैरेलल हो जाएगा। ये प्रतिच्छेदी, ये पैरेलल, पैरेलल को बोलेंगे समानांतर। उसके बाद तीसरा वो और क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन और दूसरा लाइन भी उसी पे, समझे बात, एक तो उसी पे था, एक वो लाइन और एक लाइन दूसरा भी उसी पे है। क्लियर है, तो कोइंसिडेंट, दोनों लाइन एक ही पे आ गया, उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। हिंदी में हो जाएगा संपाती। तो पहला संपाती, दूसरा समानांतर, तीसरा प्रतिच्छेदी। लंबवत ऐसे दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब हमको जो ये इक्वेशन दिया इसको देख के बताना है कि ये ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा। जनरली हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन वो 5 मिनट लगेगा, और हमको ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में सॉल्व करना होगा। कैसे हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हम a1/a2 टाइप का पढ़े थे। आइए लगाते हैं दिमाग, a1/a2, इसके आगे कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता था, a1/a2 अगर हम निकाले तो वो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/3, फिर b1/b2, तो यहाँ पे b1 क्या है, आगे कुछ नहीं, -1 है तो -1, और y के आगे कुछ नहीं, -2। ओके, ये काट दे अगर, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, a1 निकल गया, a1/2 b1/b2 इक्वल आ रहा, यहाँ 1/3 यहाँ 1/2, बात यही खत्म है सर। अगर वो इक्वल नहीं आता लास्ट क्वेश्चन में, जाइए 20 सेकंड पीछे कीजिए, देखिए वो क्या था, इक्वल अगर नहीं आता था a1/2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, वो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि उसका एक ही सॉल्यूशन होता था। एक ही सॉल्यूशन होना मतलब कि वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। जैसे ये है ना, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसका एक हल होगा मात्र, इसका एक हल होगा। इसका कितना हल होगा सर, ये एक भी पॉइंट पे कभी कट ही नहीं किया, ये बस ऐसा चला जा गया, कभी कट नहीं किया, तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। नोट किया कीजिए सर, नोट किया कीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, इसको गाना के जैसा आए सुने चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। फिर इस पे देखिए कितने पॉइंट में ये कट किया, अरे हर पॉइंटे पे पॉइंट कट किया, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, अनंत हल। अच्छा, तीनों का फॉर्म अगर कैसे पता करने के लिए, तो देखिए अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 अगर नहीं होगा तो उसका एक हल होगा, और वो एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। अगर एक भी हल नहीं होगा, एक हल होगा तो ऐसा, और एक भी नहीं हल नहीं होगा तो उसमें क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, मतलब पहला दोनों बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। अनंत हल अगर है तो सब बराबर, सब का सब, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, सब बराबर होगा तो अनंत हल मतलब लाइन एक पे एक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा था इसके लिए, तो ये हम लोग जब सॉल्व किए तो यहाँ एक जगह 1/3 आया, एक जगह 1/2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्योंकि इक्वल नहीं है तो किसमें आ गया, एक हल मतलब प्रतिच्छेद। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया, हम डिटेल बात करें ताकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए सर। आप करके जाइए, देखिए क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रीवियस ईयर उठाइए, नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा था समीकरण युग्म, ये दोनों दिया हुआ है 2x + y इक्वल्स टू 6 और 5x - y इक्वल्स टू 1। बोला इसको हल कीजिए और हल करके इसका सॉल्यूशन बताना है। ऑप्शन नहीं लिखे, इतना इजी क्वेश्चन
अब इसको सॉल्व, 4 ऑप्शन लिखने में ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आंसर लाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कैसे बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख जाना चाहिए, 2x + y = 6 है पहला, दूसरा है 5x - y = 1। देखिए एक तो तरीका क्या है ना कि आप लोग बहुत सारा एलिमिनेशन मेथड, हरी होप मेथड सीखे हुए हैं, इसको उधर भेजेंगे, विस्थापन विधि था ना, ये विस्थापन विधि, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्रजनन विधि, और हम हिंदी में हम भूल रहे हैं, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो बहुत सारा तरीका है। लेकिन इसको आप आसानी ढंग से सॉल्व कीजिए, पकड़िए ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस वाई और माइनस वाई, सीधा जोड़ देंगे ना तो चल जाएगा, मतलब कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको सीधा हम क्या करिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे भाई आपसे एमसीक्यू का थोड़ी सॉल्यूशन मांग रहा है, एमसीक्यू का तो बस आपको आंसर लाना है, बात खत्म। उसको थोड़ी बोल रहा है आप कहाँ पे सॉल्व किए। तो ये दोनों कटा, अब ये दोनों को जोड़ दिए, 5 + 7, यहाँ 7, तो x का वैल्यू 7 से 7 काट दिए, 1 आ गया। y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इसमें पुट कर दें किसी में भी, 2x + y बराबर, अगर 6 था, x के जगह 6 पुट कीजिए, अरे हाँ, x के जगह पे 1 पुट कीजिए, प्लस y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 2 6 - 2, तो y का वैल्यू आ गया 4। तो आंसर हो गया 1,4 आंसर। क्लियर है, कितना आसान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ ही नहीं है, इस मॉडल पेपर में मिसप्रिंट हो गया हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। 8 नहीं है, डायरेक्ट 9 है, 9 का आता है। क्या बोला, निम्न में से कौन द्विघातीय समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, या फिर द्विघात समीकरण का मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो। और समझ लीजिए इसको जैसा अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना, 2x² + 5x + 3, इसमें आप देखिए पावर इसका क्या है, मतलब डिग्री, तो इसका डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ x का पावर 2, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री। तो इसका जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है 2, क्योंकि वो 2 है तो इसलिए ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघातीय समीकरण, ठीक है। अगर पावर 3 होता तो ये क्या होता, ये होता त्रिघातीय समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो अब ये 4 में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण है, इनमें से कौन है बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एक तो हम तरीका ये है कि सॉल्व कर क्या बना सकते हैं, दूसरा तरीका कि आप बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाए। जैसे ये नहीं है क्यों, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक हुआ a² + 3 का स्क्वायर 9 और -2a और b है 3 = x² - 7x + 5। मुद्दे की बात ये है ना कि इसको स्क्वायर किया तो यहाँ भी x² आ गया और यहाँ पे भी पहले से x² था। अब ये x² तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ये प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, या ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये x² क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन, ये वाला और ये वाला, तो बस x वाला ही टर्म बचा, स्क्वायर वाला तो कोई टर्म नहीं बचा। क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचा तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं। अगला देखा जाए x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी सेम चला है, यहाँ पे x² है, इसको भी ब्रेक करेंगे ना, a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब x का स्क्वायर प्लस कुछ कुछ रहेगा। अब यहाँ x² है, यहाँ भी x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब डाउट हो तो सॉल्व करके चेक कीजिएगा। यहाँ पे इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इससे हमको x² मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे x² नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा। देखिए बना के दिखाते हैं, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a² + b² + 2 × x × 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। यहाँ पे 2 × x 2x 3 × 6, क्या आ गया यहाँ से x² + 1 + 2x = 2x - 6। हम 2x और 2x को कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, कैंसिल ही होता। अब यहाँ x² + 1 - 6 था, इधर ले आइए +6 = 0। फाइनल आंसर आया x² + 7 = 0। अब इसका हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम आपको डी समझा दे रहे हैं। डी के साथ क्या सीन चल रहा है कि आप देखिए यहाँ पे तो x² वाला है, इसको सॉल्व किए, और यहाँ पे कौन सा है, a + b का होल क्यूब है, x का क्यूब आ जाएगा, इसको आप लिख लीजिए ना, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। सॉल्व कीजिए तो ये क्यूब के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये क्यूब में है, यहाँ स्क्वायर है, तो फाइन मतलब उसका जो डिग्री हो जाए वो पावर 3 पे चला गया। मेरा बात समझ में आया, जैसे ये तो जैसा है वैसा इक्वल के इधर, इसको हम ब्रेक करेंगे तो a³ + b³ + 3 और 3ab, फॉर्मूला ये होता 3ab मतलब 3 × x × 3 और ब्रैकेट में a + b,
ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तब तो मान लीजिए चलिए ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि ये एक्स क्यूब आ गया, क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ये द्विघातीय समीकरण नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती हो गया, पावर क्योंकि 3 हो गया ना इसलिए त्रिघाती हो गया, तो ये आपका द्विघातीय समीकरण नहीं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। द्विघातीय समीकरण x² + 7x + 6, द्विघातीय वही जिसका पावर 2 हो, के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल क्या होता था, उसका जो x का जो वैल्यू निकलता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा। अगर आप लोग याद करें चैप्टर 4 में तो समझिए, जो भी दिया हुआ रहता है ना उसका रूट्स निकालने का तरीका होता था डी जो होता था डिस्क्रिमिनेंट, डी के हेल्प से हम रूट्स निकालते थे। डी का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, ठीक है, हिंदी में इसको वेक्टर बोलते थे, तो d = b² - 4ac। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि रूट्स कैसा रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा। हम बता दे रहे हैं इसके बारे में, 3 केस याद रखिए। पहला क्या, अगर d का वैल्यू ना 0 से बड़ा आ जाए, d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, मान लीजिए आप सॉल्व किए इसको, यहाँ पे 10 आया, 20 आया, 50 आया, कुछ भी 0 से बड़ा, तो हम बोलेंगे क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट्स क्या होगा इस केस में, रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब ये वाला वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अच्छा, दूसरा डी अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल ये वाला, ठीक है, रियल एंड इक्वल मतलब वास्तविक भी है, रूट जो वो वास्तविक भी है और क्या है, बराबर रहेगा इस केस में। और थर्ड, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, ठीक है, 0 से छोटा मतलब आप इसको सॉल्व के कुछ नेगेटिव में आया, -20 -50, तो उस केस में आप बोल दिया गया कि जो रूट्स हैं यहाँ पे, रूट्स यहाँ पे नॉट रियल, ठीक है, रूट्स यहाँ पे रियल नहीं आएगा। तो अब हम लोग वैसे ही डी का वैल्यू सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, अगर 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल है, ऐसा बात समझ आए। पहले डी निकालते हैं। अच्छा, डी निकला कैसे, इसमें ए बी सी हमको निकालना होगा। जैसे इक्वेशन क्या है, x² + 7x और +6, क्वेश्चन यही है ना, x² प्लस था, या हमको तो लग रहा शायद माइनस था क्या, x हाँ नहीं प्लस में था, x² + 7x + 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें a b c कौन है, तो a कौन सा, इसके आगे जो रहता है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, b का वैल्यू क्या है, x के साथ जो रहता है 7 और c है यहाँ पे 6, पुट करते हैं इसमें, b² मतलब 7 का स्क्वायर और -4ac, a है यहाँ पे 1 और c है यहाँ पे 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 × 24, ठीक है, 4ac, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दिया तो 25 आ गया। d का वैल्यू क्या है 25, तो 25 है, इसका मतलब क्या है, 0 से तो बड़ा है ना, ठीक है, तो ये क्या है, इसको d is greater than 0, 0 से बड़ा है ना सर, तो 0 से बड़ा कौन सा ये, तो अगर 0 से बड़ा होता था तो क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट जो रियल और डिस्टिंक्ट था मतलब वास्तव भी है असमान रहेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सोचे थे कि 30 क्वेश्चन तो एक में डालेंगे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग 10-10 को तोड़ के ही डालेंगे। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे, अगले वाले में फिर 10 करेंगे। तो इसको रखते हैं अभी यहीं पे, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।